नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में लगातार अपराध बढ़ने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिवक्ता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि शाम 7 बजे से 12 बजे तक छोटी लाइन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सड़कों पर अघोषित बार खुल जाते हैं। शराबी सड़कों पर शराब पीते नजर आते हैं। शराबियों के कारण माताओं और बहनों का सड़क पर निकलना दुभर हो गया है। शराबी शराब पीकर अपराध भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में कांचघर बप्पा स्वीट्स पास एक अधिवक्ता के भाई की मोटरसाइकिल पर बैठकर कुछ बदमाश शराब पी रहे थे। मोटरसाइकिल मालिक ने जब बदमाशों से बाइक पर शराब न पीने की बात कही तो बदमाशों ने उसे जान से मार दिया। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की है कि वो जिस भी थाने का निरीक्षण करने जाए तो वो थाना प्रभारी को बिना बताए जाए, ताकि सच्चाई का पता चल सके कि थाना प्रभारियों के इलाके में क्या कुछ चल रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ऑफिस में कुछ शिकायत दी है, क्या शिकायत? हमने एसपी ऑफिस में शिकायत ये दी है, कांचघर थाना अंतर्गत अवैध रूप से शराब का खुला व्यापार चल रहा है। सड़कों में शराब लोग पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते हमारे अधिवक्ता साथी नितिन शर्मा के अनुज नवीन शर्मा की हत्या कर दी गई। आज उनका परिवार उनसे अनाथ की स्थिति हो गई उनकी, और ये सब पुलिस की निष्क्रियता और ये शराबखोरी और शराब के अवैध धंधे को न रोक पाने के कारण हुई है, जिसके लिए हम लोग ने एसपी साहब से कार्रवाई की मांग की है। और यदि हम लोगों की कार्रवाई जो मांग है वो नहीं मानी गई, जिला अधिवक्ता संघ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ दोनों मिलकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। अधिवक्तागण आज एसपी ऑफिस में एसपी साहब से मिलने सिर्फ अधिवक्ताओं की समस्या के लिए नहीं आए। ये जो सरेआम सड़कों में दारूखोरी हो रही है, ये पूरे शहर की समस्या है। पूरे शहर की माताएं बहनें बच्चे इनसे असुरक्षित हैं। एसपी साहब से निवेदन किया गया है कि आप जिस भी थाने क्षेत्र का दौरा करें उसके थाना प्रभारी को बिना सूचित किए आप उस क्षेत्र का दौरा करें, जिससे आपको उस क्षेत्र की हकीकत पता चल सके। छोटी लाइन फाटक से लेकर मेडिकल तक शाम को 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक अघोषित रूप से बार सड़कों में चलता रहता है। शहर की जनता पूर्णतः वहाँ पे असुरक्षित है। अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ अधिवक्ताओं की समस्या नहीं है, पूरे शहर के जन सामान्य की जनगण की समस्या है। और यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, नहीं तो आए दिन इस तरीके से नृशंस हत्याएं होती रहेंगी। परितोष त्रिवेदी, सचिव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। बैरागढ़ लक्ष्मण नगर में रहने वाले तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षा सचिवालय सतपुड़ा भवन भोपाल में जूनियर ऑडिटर पद पर पदस्थ रमेश हिंगोरानी के बंगले पर लोकायुक्त का छापा। तकनीकी शिक्षा विभाग शिक्षा सचिवालय में जूनियर ऑडिटर पद पर पदस्थ रमेश हिंगोरानी के बंगले पर लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त की टीम में गांधीनगर स्थित लक्ष्मी देवी विकयोमल सराफ हायर सेकेंडरी स्कूल एवं प्रेरणा किरण स्कूल भी पहुंची। भ्रष्टाचार से अर्जित करोड़ रुपए रमेश हिंगोरानी परिवार द्वारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की मिली थी जानकारी। लोकायुक्त को हिंगोरानी परिवार के बैरागढ़ बंगले पर क्रेटा व स्कॉर्पियो सहित 4 कार वाहन तथा 5 महंगे दुपहिया वाहन मिले। डायमंड एवं गोल्ड ज्वेलरी भारी मात्रा में मिली है, जांच जारी। रमेश हिंगोरानी व उसके बेटे योगेश तथा नीलेश पर गांधीनगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन्हें विक्रय करने के भी लगे थे आरोप। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था शादी गार्डन, जिसे 2 वर्ष पूर्व लोकायुक्त के आदेश पर जिला प्रशासन ने तोड़ा था। रमेश हिंगोरानी व उसके बेटों ने सामाजिक संस्था लक्ष्मी देवी विकयोमल सराफ एजुकेशन सोसाइटी के 3 स्कूलों पर जमा रखा है एकाधिकार व कब्जा। शासकीय कर्मचारी को लाभ के पद पर रहने का अधिकार नहीं, बावजूद भी रमेश ने अपने बेटों को बगैर योग्यता की समिति के स्कूलों का संचालक बनाकर दे रहा है वेतन के रूप में मोटी राशि। रमेश हिंगोरानी के बेटे मोहित हिंगोरानी पर भी पूर्व में दर्ज हो चुका है नाबालिग स्कूली बच्ची से दुष्कर्म का मामला। एक्चुअली हमारे यहाँ मिस्टर रमेश हिंगोरानी हैं, ये तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है और अभी प्रक्रिया जारी है। कहाँ छापा लगा है? जो एक्चुअली इनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो जब भी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो और वही गोल्ड
कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ मिला है सर? अभी चल रही है प्रक्रिया, वही सब अभी वैल्यूअर्स आएंगे, गोल्ड है, सब चीज़ों का वैल्यूएशन होगा, कैश का कैलकुलेशन होगा। हाँ, वो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि जो इनके बेटों का जो कार्यस्थल है उन वहाँ पर भी सर्चेस की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्राइमा फेसी तो 6 टीमें हैं। 6 टीमें कार्रवाई। ये हमारे एसपी साहब हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई। एसपी हैं हमारे दुर्गेश राठौर सर, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई चल रही है। एफआईआर किस पर की गई है? मैं डीएसपी संजय शुक्ला। एफआईआर किस पर की गई है? वो तो लोक सेवक हैं मिस्टर रमेश हिंगोरानी, उनके विरुद्ध एफआईआर है ना। जबलपुर के पुलिस लाइन में विद्युत विभाग के नए सब स्टेशन का भूमि पूजन आज किया गया, जहां इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां इस बीच लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जबलपुर के पुलिस लाइन में विद्युत विभाग के नए सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया, जहाँ भूमि पूजन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जहां बारिश में खराब हुई सड़कों को दोबारा से बनाया जाएगा। सरकार लगातार इसको लेकर कार्य कर रही है। जहां प्रदेश में बढ़ रही अपराधों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस के राज्य में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस दे रही थी। जहां नशे का कारोबार भी कांग्रेस सरकार में फल फूल रहा था, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप भाजपा सरकार पर लगाते हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज्य में लगातार हत्याएं, दुष्कर्म, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। जहां इंदौर, उज्जैन जैसे महानगरों में भी अपराध अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। सरकार राजस्व के चक्कर में शराब की दुकानों को बढ़ा रही है और शराब दुकानों के कारण अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खुलेआम शराबी रास्ते में शराब पीते दिखाई देते हैं और घटनाओं को अंजाम देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये सूचना मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले ही दे दी थी कि उसका निराकरण अधिकारियों के साथ बैठकर पहले ही कर दिया था। नेशनल हाईवे और एमपीआरडीसी दोनों के अधिकारियों के साथ मिलकर इसका निराकरण हो गया था और टेंडर की घोषणा भी हो गई थी। अब वो उसकी प्रक्रिया विधिवत रूप से आगे बढ़ गई है, तो जबलपुर दमोह सड़क आने वाले समय में NHAI ही उसको बनाएगी भी और उसकी देखरेख भी करेगी। अभी सड़कों के मामले में बहुत सारे प्रदेश में लोगों को लाभ मिलने जा रहे हैं। बहुत बेहतर क्वालिटी की सड़कें बने, उस दिशा में बहुत काम किया है। डामर की क्वालिटी ख़राब होने के कारण सड़कों की ये स्थिति बनती है और इसलिए अब उसको निविदा की शर्तों में ही शामिल कर दिया है कि भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इनके अतिरिक्त कोई दूसरा डामर स्वीकार नहीं होगा सड़कों के निर्माण में और निविदा की शर्तों में वो होगा। ठेकेदार को उसके लिए प्रमाण पत्र भी आवश्यक रूप से लेना पड़ेगा, तब उसका भुगतान होगा और उसके साथ विभिन्न तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। अभी हमने तय किया था और मध्य प्रदेश से अलग अलग दल हमने लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों के अलग अलग राज्यों में भेजे थे। वो लौटकर वापस आ गए हैं। शीघ्र ही वो अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर निविदा से लेकर और गुणवत्ता तक और नई तकनीकों के बारे में भी विचार करते हुए लोक निर्माण विभाग अपनी कार्य योजना बनाएगा। अभी 19 और 20 तारीख को 2 दिवसीय इंडियन रोड कांग्रेस का सेमिनार भी भोपाल में आयोजित है। उसमें माननीय गडकरी जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसमें रहने वाले हैं और उस 2 दिवसीय सेमिनार में विशेषज्ञों के द्वारा बहुत सी जानकारियां प्राप्त होने जा रही हैं, मिलेंगी और उसके साथ साथ हम कई नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा उसी के समापन पर होगी। और मुझे लगता है कि इस तरह के उठाए गए सभी कदम सड़कों की गुणवत्ता की दृष्टि से और इनके विस्तार की दृष्टि से और नई तकनीकों के उपयोग की दृष्टि से बेहतर साबित होने वाले हैं। हो गया छोटू भैया? छोटू भैया सेट है ठीक है। आज हम आभारी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के, जिनके व्यापक दृष्टिकोण में समग्र विकास की कल्पना होती है
और उस दृष्टि से जब विकास का प्रमुख आधार आज के समय में विद्युत है, तब विद्युत भी गुणवत्ता के साथ बगैर लाइन लॉस के जो उत्पादित हो रही है उसकी अधिकतम क्षमता के साथ उपभोक्ताओं तक पहुँचे। इसके लिए समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार धनराशि का आवंटन करती है। आज भी केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत ही आज ये बिजली उपकेंद्र का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जिसकी लागत लगभग 2,35,00,000 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसी सभी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेते हुए प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों, ये प्रयास किए जा रहे हैं। आज के इस उपकेंद्र के स्थापना के पश्चात कम से कम लाइन लॉस के साथ में अच्छी गुणवत्ता की बिजली हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये सरकार का प्रयास है। और जबलपुर का पहला ये उपकेंद्र जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन में इसका भूमि पूजन हुआ है, जिसके कारण से जो फीडरों पर अतिरिक्त लोड है उसमें भी कमी आएगी और कम से कम लॉस के साथ में बिजली, अधिकतम उत्पादित बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। मैं इसके लिए जबलपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में इसका और भी अधिक विस्तार होगा। नहर में क्राइम बढ़ रहा है, बढ़त हो रहा है इसमें। देखिए, स्वाभाविक रूप से पुलिस की भूमिका कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनकी तह तक भी पहुंचेगी सरकार, पुलिस, और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए अधिकतम पुलिसिंग इसका प्रयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बार बार सभी जिलों में इस तरह की सूचनाएं दी गई हैं कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों के साथ सख्ती से निपटना है और उन्हें सख्ती से निपटते समय किसी भी तरह के दबाव या भय की चिंता नहीं करना है। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, बेवजह के आरोप लगाना। अरे उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार के समय पर तो कभी ये प्रयास भी नहीं किए गए कि ऐसे माफियाओं को समाप्त किया जाए या इनको पकड़ा जाए। ये तभी हो रहा है जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार संकल्पित है ड्रग माफियाओं का समापन करने के लिए, उनका उन्मूलन करने के लिए। और मध्य प्रदेश से कोशिश है कि पूरे तौर पर इस तरह के नशे का समापन हो जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है, उनके भविष्य को चौपट कर रहा है। पुलिस प्रशासन सख्ती से इनसे निपटे, ये निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिए हैं और आने वाले समय में इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। ठीक है, ये ठीक है। अरे वो हो जाए आ गई जी, बस अब आज एक बड़ी सौगात मिली है आपके विधानसभा क्षेत्र में दी आती, क्या कहेंगे? RDSS योजना के तहत एक विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन हुआ है जो 33/11 kV की लाइन को जोड़ेगा और लगभग 2500 उपभोक्ता इसमें लाभान्वित होंगे। लंबे समय से एक दंश था इस क्षेत्र के लोगों की बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य सी हो गई थी और ये उपेक्षा का दंश अकारण ही था। कई बार ये होता था कि लाइन लॉस के नाम पे इस क्षेत्र के लोगों को सजा दी जाती थी। विद्युत कटौती जब होती तो 2-3 घंटे कह के फला फीडर से फला फीडर तक कटौती होगी। कुल मिला के लोगों में भेद की भावना भी उत्पन्न हो रही थी कि गरीबों का मजाक भी उड़ाया जा रहा था। ये तमाम बातों को देखते हुए जो अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति बनी थी,
निश्चित रूप से सब स्टेशन के बनने से उसकी रोकथाम होगी। कुछ खामियां हैं जो मैंने मंच से कही हैं कि टेम्परेरी कनेक्शन, ये टेम्परेरी कनेक्शन जो लेता है वो 50,000 रुपये जमा करता है अमानत के तौर पे, और ये 10 साल तक टेम्परेरी कनेक्शन ही चले आ रहे हैं। वो आम उपभोक्ता से 4 गुना ज़्यादा बिल देता है। खपत बिजली की जितनी है उससे ज़्यादा उत्पादन है, लेकिन लोगों के पास बिजली पहुंच नहीं पा रही। ये बिजली जो हमको ₹4.25 यूनिट दिल्ली मेट्रो को देते हैं और हमको ₹6.25 यूनिट देते हैं, जबकि उत्पादन मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की जनता की बिजली है। तो कुछ खामियां हैं। ट्रांसफार्मर का जल जाना, केबल बस्ट होना, निश्चित रूप से इस सब स्टेशन के बनने से इस पर अंकुश लगेगा और एक कोशिश है, संभवतः हम मान के चलते हैं कि एक अच्छा प्रयास है। लंबे समय से ज़मीन का आवंटन नहीं हो रहा था, ज़मीन का आवंटन हुआ है। इसके लिए एमपीवी के अधिकारी भी उनकी मेहनत कारगर हुई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत निर्वाचन आयोग ने विजयपुर विधानसभा और बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर 2024 की तारीख की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर 2024 से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर 2024 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 13 नवंबर 2024 को एवं मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। 2 विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है एवं 156। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। वहीं 2 विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है। इसमें महिला मतदाता 1,21,091 है, तो वहीं पुरुष मतदाता 1,33,554 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की 2 एवं सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। 156 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 2,76,397 है। इसमें महिला मतदाता 1,33,280 है। वहीं पुरुष मतदाता 1,43,111 है एवं थर्ड जेंडर मतदाताओं की 6 एवं सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। शिवपुर के विजयपुर विधानसभा और सीहोर की बुधनी विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कल 15 अक्टूबर 2024 को कर दी। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि शिवपुर और सीहोर जिले में पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ईसीआई के निर्देश हैं कि जब कोई उपचुनाव होता है और अगर ज़िले में नगर निगम है तो केवल जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती है उसी में आचार संहिता लगती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जिनमें नगर निगम नहीं है तो पूरे ज़िले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। हम लोग कटिबद्ध हैं कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उपचुनाव का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, सीधे नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। इन दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या इस प्रकार है। विजयपुर विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 327 है और बुधनी विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 363 है। मतदाताओं की संख्या में विजयपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,647 है
इसमें महिला मतदाता 1,21,091 हैं और पुरुष मतदाता 1,33,554 हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 2 है और सर्विस मतदाताओं की संख्या 103 है। इसी तरह बुधनी विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाताओं की संख्या है, ये मतदाताओं की संख्या वो है जो वर्तमान में है और इसकी संख्या है वो 2,76,397 है। इसमें महिला मतदाता 1,33,280 हैं और पुरुष मतदाता 1,43,111 हैं। थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं और सर्विस मतदाताओं की संख्या 194 है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे 15 तारीख तक आवेदन ऐसे पेंडिंग हैं तो उनका हम निराकरण करेंगे और आयोग के निर्देश होते हैं कि जो लास्ट दिन होता है नाम निर्देशन लेने का, तब तक हम उसको रोल को फाइनल कर देंगे। कंप्लेंट्स अगर कोई आती हैं तो सी विजिल जो जनरल इलेक्शंस में ऐप चालू रहती है वो चालू रहेगी और वोटर हेल्पलाइन भी मतदाताओं की जानकारी के लिए चालू रहेगी। कोई भी मतदाता है वोटर हेल्पलाइन पे से अपनी जानकारी ले सकता है। मैं फिर से एक बार पुनः बताना चाहूँगा आपको कि हमारी तैयारी पूरी है। हमारी चर्चा लगातार जिले से हो रही है और जो पर्सनल लगने हैं, चाहे वो मतदान केंद्र पे हो या पुलिस पर्सनल हो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनका जो सूची बनाना, इसके अलावा जो दल गठित करना, उनकी तैयारी हम लोग पूरी मुस्तैदी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग कमिटेड हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। धन्यवाद। सर, ये रामनिवास रावत अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इन 2 विधानसभाओं को छोड़कर या इन 2 जिलों को छोड़कर दूसरे अन्य जिलों के लिए घोषणा या इनॉग्रेशन जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं? जो एमसीसी है वो इन 2 जिलों में है। नहीं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी श्योपुर विजयपुर से कैसी घोषित करती है उस कंडीशन में, और आज की डेट में जब घोषित नहीं किया है उस स्थिति में दोनों जिलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर इनॉग्रेशन कर सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर विषय व्यक्ति का नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदर्श आचरण संहिता है वो हमारी कल से इन 2 जिलों में है। इन 2 जिलों में कोई भी फाउंडेशन लेइंग नहीं होगी, भूमि पूजन या जो शिलान्यास है वो कार्यक्रम नहीं होंगे। अन्य जिलों में हो सकते हैं, अन्य जिलों में हो सकते हैं। मंत्री है, अगर उनको अभ्यर्थी बनाती है तो अभ्यर्थी होते हुए अभी हमें पता ही नहीं, हम नहीं जानते कि कौन अभ्यर्थी है कौन नहीं है। तो मैंने बताया, जनरल पोजीशन में बता रहा हूँ कि जो आदर्श आचार संहिता है वो 2 जिलों में है, उन जिलों में भूमि पूजन या शिलान्यास नहीं हो सकता। सर, विजयपुर चंबल में आता है और सेंसिटिव इलाके में, तो उसको लेकर कुछ अतिरिक्त सतर्कता की कुछ निर्देश हैं? देखिए मैडम, ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज हमारी 2 आधार पे होती है। एक ये होता है कि हमारी पास हिस्ट्री क्या है। पास हिस्ट्री में 2 चीज़ें देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत पहले कितना रहा है, ज़्यादा तो नहीं रहा, बहुत कम तो नहीं रहा, और ज़्यादा कम के आधार पे हम उनको वल्नरेबल बूथ, क्रिटिकल बूथ निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पास हिस्ट्री अगर ऐसी है कि कहीं पर झगड़ा हुआ है या कोई तकलीफ़ें पहले रही हैं चुनाव में, तो उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जब एमसीसी लग जाती है उसके बाद भी हम नए मतदान केंद्र निकालते हैं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर। तो अगर दोनों जगह दोनों जिला कलेक्टरों को हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि वो क्रिटिकल एंड हाइपर क्रिटिकल बूथ्स का आइडेंटिफिकेशन करें और उसी के आधार पर हम पुलिस फोर्स लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कल देर शाम इंदौर पहुंचे, जहां राजेंद्र नगर स्थित माई मंगेशकर सभागृह के बीजेपी फ्यूचर फोर्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जो कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ पत्रकारों से भी उनकी चर्चा हुई। उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित करने पर इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कई बातों पर बात की। जो इतिहास हरियाणा में बना वही महाराष्ट्र और झारखंड में भी बनेगा।
बुंदी में तो पहले से इतिहास है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भी बीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने विजयपुर और बुधनी विधानसभा चुनाव पर दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विजयपुर में इतिहास रचेंगे और बुधनी में तो पहले ही इतिहास है। आई एम फ्यूचर फोर्स पर भी बोले। आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स के अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्पीच के अंदर कहा था, 1 लाख ऐसे नौजवान जिनका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध नहीं है या उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की घोषणा ने पूरे देश को एक दिशा दी है। इंदौर के अंदर जो सदस्यता का महापर्व का हमारा आज सेकेंड फेज का अंतिम दिन है, उसमें 1.5 करोड़ से ऊपर हम मेंबरशिप में पहुंच चुके हैं। सिंह जी को पुराना अनुभव है और ये काम करने का भी, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये काम करने का ही अनुभव तो नहीं है जो ऐसा बताते रहते हैं कि कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, ये सब करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी, ये 2003 का मध्य प्रदेश नहीं है, तो बीजेपी फ्यूचर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही इंदौर के अंदर बहुत स्पष्ट कह दिया है, इस प्रकार के कोई भी लोग मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद भी कर देंगे और ऐसे लोग अगर मध्य प्रदेश में प्रयास करेंगे तो उन्हें हर प्रकार से यहाँ पर जवाब मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, रामनिवास रावत हमेशा कांग्रेस के विधायक रहे हैं, विजयपुर में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है जी। चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, रामनिवास रावत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, और विजयपुर के अंदर भी जीत का इतिहास बनेगा और बुधनी के अंदर तो इतिहास है ही। इसलिए मध्य प्रदेश में हम दोनों सीटें बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। पर भाई साहब, कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीत रहे हैं। अब वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं, तो बीजेपी फ्यूचर, और राहुल गांधी तो डांस कर रहे थे हरियाणा में, क्या हुआ? नेता, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष वहाँ के नेता प्रतिपक्ष से बात कर लें तो मुझे लगता है उनको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत, हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण पर जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है और जनता का हमें आशीर्वाद है। बीजेपी फ्यूचर फोर्स को लेकर आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम, सदस्यता का हमारा सेकेंड फेज का आज लास्ट डे है और इसलिए मैंने ये विचार किया था कि आज लास्ट डे और लास्ट टाइम हमारे इंदौर के जो यूथ लीडरशिप है उनके बीच IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर आह्वान किया था 15 अगस्त को, 1 लाख नए ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार करना जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनका परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे यूथ, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे नए, हमारे इनोवेटिव नौजवान काम करने वाले हैं। तो इंदौर इस दिशा में मध्य प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है। इसलिए आज मैं उन सब लोगों के बीच आज उनसे मिलने वाला हूं और वो भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर फोर्स है जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है। तो ऐसे लोगों के बीच आज सदस्यता का आज लास्ट डे है, इस पर हम सब लोग मिलकर के उन्हें सदस्य बनाने का काम करेंगे। ठीक है। बीजेपी फ्यूचर फोर्स किस तरह से देखते हैं यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए पार्टी से? IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स का हमारा अभियान मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने स्पीच के अंदर कहा था, 1 लाख इस प्रकार के नौजवान जिनका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध नहीं है या उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा दी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया है कि IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स इस अभियान के साथ 1 लाख मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के नौजवानों को, प्रोफेशनल्स को, इंटेलेक्चुअल्स को हम जोड़ेंगे। आज इंदौर के अंदर जो सदस्यता का महापर्व का हमारा आज सेकेंड फेज का अंतिम दिन है, 1.5 करोड़ से ऊपर हम मेंबरशिप में पहुंचे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ इंदौर की बड़ी संख्या में इस प्रकार के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स ने, आज यूथ एंटरप्रेन्योर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। इन प्रोफेशनल्स की भूमिका क्या होगी? क्या ये दरी उठाने वाले और जो बाकी कार्यकर्ता की तरह जीवन पूरा निकल जाएगा इनका?
जबलपुर में महाकाली की मूर्ति खंडित होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। मूर्ति खंडित होने के कारण पिछले 3 दिनों से महाकाली के दर्शन श्रद्धालुओं को न होने से विवाद की स्थिति भी निर्मित होने लगी है। आखिरकार पुलिस को इस मामले में सामने आना पड़ा और समिति के लोगों के साथ बात कर मूर्ति को बुधवार के दिन विसर्जित करने का निर्णय लेना पड़ा। महाकाली की प्रतिमा खंडित होने की खबर जब हिंदू संगठनों को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। कचपुरा के पास स्थानीय लोग महाकाली की प्रतिमा नवरात्रि के समय रखते हैं। कचपुरा की महाकाली और लटकारी के पड़ाव की महाकाली शरद पूर्णिमा की सुबह नर्मदा नदी में विसर्जित की जाती है। किन्हीं कारणों के चलते कचपुरा की महाकाली प्रतिमा खंडित होने के कारण उसके दर्शन करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई। श्रद्धालुओं को जब प्रतिमा के दर्शन करने नहीं मिला तो वे समिति के लोगों से सवाल करने लगे। समिति के लोग किन्हीं कारणों के चलते लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। खंडित प्रतिमा को लेकर शहर में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, इसके चलते मूर्ति को बिना बाजी गाजी के साथ बुधवार दोपहर 12 बजे ग्वारी घाट के भटोली कुंड में विसर्जित किया जाएगा। फिलहाल अभी कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि आखिर महाकाली की प्रतिमा खंडित हुई कैसे। हालांकि सोशल मीडिया पर महाकाली प्रतिमा खंडित होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विगत 3 दिनों से एक वीडियो वायरल चल रहा था और ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि माता रानी खंडित हो चुकी हैं और उस खंडित को हम लोगों ने सारे हिंदू सामाजिक संगठन के द्वारा, सारे युवा वर्ग के द्वारा, प्रबुद्ध जन के द्वारा हम लोगों ने एक इस पे विशेष हम लोगों ने तहकीकात करी कि भाई ये क्या कहाँ तक सत्य है। जब हम लोगों ने किया तो एक वीडियो हम लोगों के समक्ष आया और उसमें सारी सत्यता हुई। माननीय चौकी प्रभारी लाडगंज जी द्वारा हम लोगों का समर्थन किया गया। उसमें ये सामने निकल के आया कि मूर्ति खंडित है। समिति के द्वारा और प्रशासन की सहमति से शांतिपूर्ण व्यवस्था से कल माता रानी का विसर्जन 12 बजे ग्वारी घाट के लिए होगा। इसके लिए हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बात को रखा। जय माता दी। भाई साहब, एक कचपुरा महाकाली का एक विवाद सामने आया है। माता रानी खंडित हो गई जी, क्या कुछ मामला है, क्या आवेदन डाला? आज जो है कचपुरा महाकाली की जो प्रतिमा है उसके खंडित होने का वीडियो सामने आया। उसमें जो हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और उसमें विरोध व्यक्त किया कि जो खंडित प्रतिमा है इसका विधि विधान से पूजन नहीं किया जाना चाहिए था। इसी पे जो है आकर के यहाँ चर्चा हुई तो आयोजक जो है संजय गुप्ता, उससे भी बात हुई। सभी लोगों ने आपसी सहमति से यह तय किया है कि कल सुबह 12 बजे जो है प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। आस्था के साथ, धर्म के साथ इनने खिलवाड़ किया, क्या इनके ऊपर मामला दर्ज होगा? इस पे तो अब देखते हैं, जो आगे अगर कोई शिकायत आएगी तो फिर आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। फिर सोशल मीडिया में इनके बारे में जिस तरीके से माता रानी के पट बंद किए गए हैं, उसके विषय में भी जांच का विषय है, जांच पे करेंगे। जो भी इसमें सामने आएगा उसके कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल। जबलपुर के कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दल के द्वारा सदर नर्मदा रोड पर लगने वाली दुकानों को हटाने अतिक्रमण दल जब पहुंचा तो दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए अनुचित कार्रवाई का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर एक दुकान को सील भी कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए। कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दल ने व्यापारियों को बताया कि कैंट बोर्ड के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस पर व्यापारियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कैंट बोर्ड के द्वारा ही कई वर्षों से उन्हें और व्यापार करने के लिए जगह अलॉट की गई और अचानक अब बिना किसी नोटिस के अतिक्रमण कहकर हटाया जा रहा है। वहीं काफी देर तक बनी हंगामे की स्थिति के बाद व्यापारियों के द्वारा सीईओ कैंट से बात की गई, जिस पर अगले दिन का समय व्यापारियों को दिया गया। वहीं अतिक्रमण दल बिना कार्यवाही के ही बेरंग मौके से लौट गया। जहां व्यापारियों ने बताया कि कैंट बोर्ड के द्वारा उन्हें जगह अलॉट की गई थी, जिसमें उनकी कई पीढ़ी उस जगह पर अपना व्यापार कर जीवन यापन कर रहे हैं। अगर अचानक उन सभी को हटाया जाएगा तो वे कहां जाएंगे। वहीं व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें परमानेंट जगह दी जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जा रहा है कि आए दिन परेशान करते हैं, किसी के पास नौकरी चाकरी नहीं है, धंधा से हम सब बच्चे पल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई है, फिर भी अब वही समय चल रहा है। ये समय अब वो खत्म करो, या हम लोग को नौकरी दो, या नहीं देना चाहते हो तो जहर दे दो, बस ये रिक्वेस्ट है उनसे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये दुकानदारी अलग हो जाएगी तो कहाँ जाके क्या खाएंगे बताओ? ना नौकरी है, ना चाकरी है, कुछ नहीं है। आप उनसे कोई नहीं बोलो। भैया देखो, मेरे 3 बच्चे हैं, उनके पिताजी भी नहीं है और हम गरीब लोग हैं, वही कमाते हैं वही खाते हैं, और हमारी बस दुकान में सील लगाए हैं और किसी की दुकान तो दिखी नहीं। सील लगा के चले गए हैं, आए दिन परेशान करते हैं। अब एक बात यही है कि आओ तो जहर लेके आओ, यहाँ से सबको पिला दो इकट्ठा। बहुत परेशान हो गए हैं।
हम कहाँ जाएंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ कमाने खाने। कैंट बोर्ड द्वारा 2 बजे अचानक सब्जी मार्केट है जो नर्मदा रोड में, और कम से कम यहाँ पर 10 पीढ़ियों से इनके पूरे परिवार निवास कर रहा है। और जो सामने की दुकान में उन लोग कैंट बोर्ड ही ने जो दुकान को अलॉटमेंट किया था, आज 2 बजे आए कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने और बोला कि आप 4 बजे दुकान अलग कर लो। तो हम लोग का कड़ा इसमें विरोध है और कैंट सीओ से निवेदन किया है कि सर हम व्यापारियों की पहले बात आप सुनिए और हम लोग से क्या ऐसी गलती हुई है। तो सीओ साहब ने कल 12 बजे का समय हमने लिया है। कल हम सभी व्यापारी लोग यहाँ के निवासी सीओ साहब से आग्रह करेंगे कि हम लोग को परमानेंट जो व्यवस्था की जाए और बार बार जो गरीबों को परेशान करना बंद करे जाए। अमरचंद बवरिया, पूर्व पार्षद कैंट जी। यहाँ पर पासी समाज के लोग सब्जी भाजी का छोटा व्यापार कच्चा करते हैं। करीब इनकी 3 पीढ़ी यहाँ पर रहते आ रही है और 3 पीढ़ी से परिवार का पालन कर रहे हैं। और अभी दशहरा गणेश जी का जो त्यौहार किया बिल्कुल शांतिपूर्वक किया, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर अतिक्रमण या कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। प्रशासन को हमारे लोग ने पूरा सहयोग करा और पुलिस प्रशासन और कैंट के लोगों को सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज ये अचानक कैंट के अधिकारी लोग 3 बजे आकर के बोलने लगे कि यहाँ से पूरी दुकानें हटा दें। इसके पूर्व में उन्होंने कोई हमको नोटिस नहीं दिया और 4 बजे कार्रवाई करने के लिए आ गए। इसलिए हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं कि हमें शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है और हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं 200 वर्षों से, इसलिए हमें रोजी रोटी ना छीना जाए। हम कल जाकर के कैंट सीओ से चर्चा करेंगे 12 बजे और यही हमारी प्रार्थना है कि इस दीपावली के त्यौहार में हमको बेघर ना किया जाए, हमारे व्यापार को छिन्न भिन्न न किया जाए। वहाँ पे आए थे और ये सदर में आए थे, नर्मदा रोड पे। अनिल बावरिया,